Hello students, this is Farhan Beg. Today's our topic is Italy Unified. इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में, पर अब हम आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से जर्मनी की तरह इटली भी यूनिफाइड होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जर्मनी की तरह इटली भी जो है इसका भी एक बहुत ही लंबा हिस्ट्री है, पास्ट है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का। इटली जो था इससे पहले कई सारे डायनेस्टिक स्टेट्स में स्कैटर्ड था, बिखरा हुआ था, जहाँ पर कई सारे मल्टीनेशनल हैप्सबर्ग एम्पायर के रूलर्स रूल कर रहे थे। हैप्सबर्ग एम्पायर क्या है? यानी जो इटली है, या फिर अगर हम पूरे सेंट्रल यूरोप की बात करें तो वो पूरा हैप्सबर्ग एम्पायर कहलाता था, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स अलग अलग स्टेट्स के अंदर यानी कि अलग अलग जगहों पर रूल किया करते थे। वो सेंट्रल पूरा यूरोप 13 से लेके 1800 सेंचुरी तक का जो टाइम है, इस दौरान जितने भी रूलर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे वो सब हैप्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही आता था। अब क्या होता है, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी के मध्य की अगर हम बात करें तो इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ठीक है, जिनमें सर्दिनिया पिएडमोंट ही सिर्फ एक ऐसा स्टेट था जहां पर सिर्फ इटालियन प्रिंसले हाउस ही रूल कर रहा था। यानी कि जो इटालियन स्पीकिंग भाषा के लोग थे उनमें से इटालियन प्रिंस सिर्फ सर्डिनिया पिएडमोंट के अंदर ही रूल कर रहे थे। बाकी जितने स्टेट्स थे उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसले स्टेट्स रूल कर रहे थे, ठीक है। क्या होता है, नॉर्थ जो था वो पूरा का पूरा ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अधीन था इटली का। जो सेंटर पोर्शन था वो पोप्स के अधीन था। पोप्स कौन होते हैं? आई होप आपको सभी को पता ही होगा। प्रिस्ट जो हेड प्रिस्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक चर्चेस के, वो पोप्स कहलाते हैं, ठीक है। साउदर्न रीजन क्या था? ये पूरा किसके डोमिनेशन में था? बॉर्बन किंग्स के अधीन था। बॉर्बन किंग्स जो हैं स्पेन के, जो बॉर्बन किंग्स थे वह ये डायनेस्टी यहाँ साउदर्न पोर्शन में रूल कर रही थी। यहाँ तक कि जो इटालियन भाषा है इसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशंस थे। जैसे कि आप समझिए कि एक जैसी नहीं थी इटालियन भाषा, हर स्टेट्स में भाषा में भी फ़र्क था। बोलते सब इटालियन ही है लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है, फ़र्क है। जैसे कि आप समझिए पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर सब जगह हिंदी बोली जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ से जाइए हरियाणा में या राजस्थान में तो बोली में फ़र्क आ जाता ना। थोड़ा सा जो लहजा है बोली का वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस जो मदर टंग इन्फ्लुएंस है वो वहाँ पर आ जाता है उनके अंदर। यहाँ पे आपको एक कैरिकेचर दे रखा है, ये कैरिकेचर मतलब कार्टून से कहने का है। इसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिखाया गया है जिनके हाथ में एक चाबुक लिए खड़े हैं, और सभी देखिए पार्लियामेंट के मेंबर्स जो हैं वो नीचे झुक रहे हैं जब इनके हाथ में चाबुक है। ये दर्शा रहा है कि जब ये बोलना शुरू करते थे तब पार्लियामेंट की सुनते नहीं थे, ठीक है। पार्लियामेंट ये अपनी मर्जी से ही काम करते थे, पार्लियामेंट के किसी की मेंबर की ये सुनते नहीं थे। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में मैंने आपको बताया भी था ये बात, ठीक है। तो ये कहाँ का है? जर्मन राइक्सटैग मतलब पार्लियामेंट को बोलते हैं राइक्सटैग। फिगैरो वियना में जगह है। 5 मार्च 1870 का ये कैरिकेचर है। चलिए अब आगे चलते हैं। 1830 में, ड्यूरिंग 1830 गिसेप मैजनी करके एक रिवॉल्यूशनरी हुआ करते थे जिन्होंने काफ़ी सारे कोहेरेंट प्रोग्राम चलाए एकजुट करने के लिए पूरे इटली को, ठीक है। ये क्या चाहते थे? इटली एक रिपब्लिक बने। रिपब्लिक मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे सरकार के साथ हेड ऑफ द स्टेट भी चुनकर आए, ये चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम था यंग इटली। अपने लक्ष्य को अंजाम देने के, अपने गोल को अंजाम देने के लिए उन्होंने ये किया। लेकिन दोनों ही बार इनकी अपराइजिंग जो उन्होंने की थी, रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग विद्रोह जो किए थे 1831 में और 1848 में, दोनों ही बार फेल हो जाते हैं। फिर इटली को यूनिफाइड करने की जिम्मेदारी किसके कंधों पर आती है? सर्दिनिया पेडमोंट के जो राजा हैं किंग विक्टर इमेनुएल टू, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि जितने भी इटली के स्टेट्स हैं इन सबको आप यूनिफाई करिए, और इन्होंने यूनिफाइकेशन के लिए क्या किया? वॉर किया। अब इनकी नज़रों में जितने भी एलाइट वर्ग थे, रूलिंग एलाइट्स थे, यानी कि जो एलाइट से मतलब होता है कि जो अपर कास्ट लोग होते हैं, पढ़े लिखे संभ्रांत लोग होते हैं, वो क्या चाहते थे? उनकी नज़र में ये था कि अगर इटली एक हो जाएगा तब क्या होगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यानी कि लोग प्रॉस्पेरिटी गेन करेंगे अगर सब इटालियन स्पीकिंग स्टेट एक हो जाते हैं, और पॉलिटिकल डोमिनेंस इनका इस पूरे एरिया में बढ़ जाएगा। तो इस मकसद से ये चाहते थे कि पूरे इटली को एक कर लिया जाए। अब जो ये क्या करते हैं विक्टर इमेनुएल टू,
इस काम को अंजाम देने के लिए एक शख्स को हायर करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम होता है काउंट डी कैवोर। कैवोर इनके चीफ मिनिस्टर होते हैं और ये क्या करते हैं, इस मूवमेंट को चलाना शुरू करते हैं इटली को यूनिफाई करने के लिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई रिवॉल्यूशनरी नहीं थे, ना ही ये कोई डेमोक्रेट थे। रिवॉल्यूशनरी मतलब कोई क्रांतिकारी नहीं थे, डेमोक्रेट से मतलब प्रजातंत्रवादी नहीं थे, यानी कि लोकतंत्र नहीं चाहते थे ये तो राजा का रूल ही चाहते थे। और बहुत सारे जो वेल्थी और एजुकेटेड मेंबर थे इटालियन एलाइट वर्ग के, यानी कि जो पढ़े लिखे संभ्रांत शिष्ट जन लोग होते हैं ऊंची कास्ट वाले, उन्हीं की तरह ये भी क्या थे, फ्रेंच भाषा ही ज़्यादा अच्छे से बोलते थे कंपैरेटिवली इटालियन के। उस ज़माने में जो भाषा लोग जैसे आज इंग्लिश बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लोग, तो उनको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है। तो उस ज़माने में जो लोग पढ़े लिखे लोग होते थे वो आमतौर पर फ्रेंच भाषा ही यूज़ करते थे, उन्हें बहुत पढ़ा लिखा माना जाता था। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस, एक टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस के ज़रिए क्या करते हैं कैवूर, इस यूनिफिकेशन को अंजाम देते हैं। इसमें क्या करते हैं, फ्रांस के साथ ये हाथ मिला लेते हैं और क्या करते हैं, सरदिनिया पीडमोंट डिफीट कर देता है फ्रांस के साथ हाथ मिलाने की वजह से पूरे के पूरे ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रियन फोर्सेस उस वक्त बहुत स्ट्रांग थे। 1859 में इनका वॉर होता है जिसमें ये इनको डिफीट कर देते हैं फ्रांस की मदद से। अब इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो इनकी रेगुलर आर्मी थी उसको तो ये इस्तेमाल करते ही थे जंग में, अलावा इसके जो साउदर्न पोर्शन था इटली का, उसमें इन्होंने क्या किया, एक वॉलंटरी फोर्स थी जिसकी लीडरशिप कर रहे थे गिसेप गैरिबल्डी, जो अपनी मर्जी से आकर इसमें जुड़ जाते हैं। इस फ्रे के अंदर दंगा जो चल रहा था इटली को यूनिफाई करने का, इसमें ये जुड़ जाते हैं और काउंट डी कैवोर इनको अपने साथ मिलाकर सरदिनिया जो आपका किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है उनको अपने अधीन कर लेते हैं। अभी मैं आपको मैप से समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इन 1860 ये क्या करते हैं, गिसेप गैरिबल्डी अपनी पूरी फोर्स लेके इटली के जो साउदर्न पोर्शन है जिसे हम किंगडम ऑफ टू सिसिलीज कहते हैं, वहाँ पर ये एंटर कर जाते हैं, घुस जाते हैं अपनी सेना लेकर और जीत लेते हैं पूरे के पूरे साउदर्न पोर्शन को लोकल पीजेंट्स की मदद से। जो लोकल पीजेंट्स होते हैं इनका भी दिल जीत लेते हैं, इनको साथ मिला लेते हैं और जो स्पेनिश रूलर यहाँ रूल कर रहे थे बॉर्बन डायनेस्टी वाले, उनको अबदस्त कर देते हैं, उखाड़ कर फेंक देते हैं यहाँ से। ठीक है, 1861 में क्या होता है, विक्टर इमैनुअल टू को पूरे के पूरे इटली का बादशाह सम्राट घोषित कर दिया जाता है। हाउवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग हुज रेट फॉर इलिटरेसी वर हाई, कुछ ऐसे इटली में लोग थे जिनके अंदर इलिटरेसी यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे बहुत ज़्यादा, वो अवेयर तक नहीं थे इस बात से कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी होती क्या है, बावजूद इसके भी वो गिसेप गैरिबल्डी का साथ दे रहे थे जंग में। ठीक है, स्पेनिश रूलर्स को उखाड़ने में। ठीक, ये क्या करते हैं, जो पीजेंट्स हैं ये बहुत भारी मात्रा में गैरिबल्डी को सपोर्ट करते हैं पूरे जंग के दौरान और उन रूलर्स को वहाँ से हटा देते हैं। और इनको तो ये भी नहीं पता था, कभी इन्होंने इटालिया का नाम नहीं सुना था, जानते नहीं थे कि इटली क्या बनने जा रहा है, क्या होने वाला है इटली के अंदर, क्यों यूनिफाइड कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जानते थे। कुछ को तो उनमें से ये लगता था कि शायद ला इटालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ है जिसके नाम पर इस देश को बनाया जा रहा है और यूनिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, कुछ मैप्स हैं, ज़रा ये आप देख लीजिए, दो मैप्स हैं यहाँ पे। ये इटली के स्टेट दे रखे हैं बिफोर यूनिफिकेशन 1858, 1858 से पहले का ये मैप है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जिसमें स्टेट्स कुछ इस तरीके से डिवाइड है। फिर ये आपका जो है पूरा इटली यूनिफिकेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया इस मैप के अंदर कि किस तरीके से किस किस डेट में या किस किस सन के अंदर ये एक हो चुका है। तो यहाँ पर 1858 में ये सरदिनिया पेडमोंट है, ये इटालियन प्रिंसली स्टेट था। ये 58 से 68 तक क्या करते हैं, 60 तक 2 साल के अंदर ये इन सारे स्टेट्स को अपने में मिला लेते हैं। कैसे मिलाते हैं मैं अभी आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। और फिर 1860 में ये किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को मिलाते हैं, 66 में वेनिस को मिला लेते हैं और ये पेपल स्टेट्स भी इनके अधीन हो जाता है 1870 में। अब पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से ये काम को अंजाम देते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको यूरोप के मैप से समझाता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले आप सबकी लोकेशन देख लीजिए, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है फ्रांस। ठीक है, ये है हमारा पूरा इटली जो कि यूनिफाइड नहीं है इस वक्त। ठीक है, इस इटली के अंदर यहाँ पर है सरदिनिया और ये है पिएडमोंट जो कि इटालियन प्रिंसली स्टेट है। यहाँ के राजा हैं
विक्टर इमैनुअल टू, और इनके चीफ मिनिस्टर हैं काउंट डी कैवोर। ठीक है, काउंट कैवोर हमने इस नाम से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। होता क्या है, ये रशियन एम्पायर है, ठीक है, ये ऑटोमन एम्पायर है। देख लीजिए ध्यान से, ये यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है। अब क्या है, ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच चल रही होती है जंग। क्यों चल जाती है, क्योंकि 19 सेंचुरी तक आते आते जो ऑटोमन एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता था कौन, रशियन एम्पायर। यहाँ पे क्रीमिया एक जगह है, इसको लेके इन दोनों में विवाद छिड़ जाता है, जंग शुरू हो जाती है। क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक कमज़ोर मुल्क हो चुका था इस वक्त आते आते, तो क्या है, रशियन एम्पायर इनको अपने अधीन करना चाहता है। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन ये हरगिज़ नहीं चाहते कि रशिया जो है इसे कैप्चर करके और ज़्यादा पावरफुल हो जाए। तो ये क्या करते हैं, एक मोर्चा खोल देते हैं दोनों मिलकर, फ्रांस और ब्रिटेन, रशिया के खिलाफ, और साथ देते हैं किसका, ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का जब ये साथ देते हैं तो इसमें जो काउंट कैवोर होते हैं डिप्लोमेसी से भरे हुए होते हैं। सर्डिनिया पीडमोंट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रांस के जो राजा नेपोलियन थर्ड होते हैं इनसे कहते हैं कि मैं आपका इस जंग में साथ देना चाहता हूँ और अपनी आर्मी आपके लिए भेजना चाहता हूँ। ये कहते हैं ठीक है, इस्तकबाल है आपका, बशौक भेजिए। ये अपनी आर्मी इनके लिए इस जंग में भेज देते हैं। और फाइनली क्या होता है, सर्दिनिया पीडमोंट, फ्रांस और जो आपका यूनाइटेड किंगडम है और ऑटोमन एम्पायर, ये मिलकर रशियन एम्पायर को हरा देते हैं, रशिया को हरा देते हैं, इनकी जीत होती है। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है पेरिस शहर के अंदर। ठीक है, वहाँ पे सब जितने भी जीते हुए लोग थे, ये इन क्या के जो डिप्लोमेट्स होते हैं या फिर डेलीगेट्स होते हैं, इन सबको बुलाया जाता है। तो सर्दिनिया पीडमोंट की तरफ से कौन जाते हैं, काउंटी कैवोर जाते हैं। और ये सब लोग अपनी स्पीचेस जब दे लेते हैं तो उसके बाद ये अपनी स्पीच देते हैं, बहुत अच्छे से ये स्पीच देते हैं, बहुत सबको पसंद आती है। और ये अपनी परेशानी बताते हैं इन सबको कि भैया जब सभी लोगों को यूनिफाइड होने का हक है, अधिकार है, तो हम इटालियंस को अधिकार क्यों नहीं, क्यों हम ऑस्ट्रियन एम्पायर के अधीन रहें। जितने भी यहाँ के स्टेट्स हैं और इटली के, ये किसके अधीन है, फॉरेन रूल के अधीन है। तो हम पे फॉरेन रूलर्स जो है रूल क्यों करें, हम सबको भी अधिकार है कि हम एक हो जाएं, जितने भी इटालियन स्पीकिंग स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन को इनसे सिंपैथी जागती है और ये क्या इसके कहते हैं कि ठीक है भाई, अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो इसमें हम आपका साथ देंगे, और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको अपनी आर्मी भी देंगे। बस यही सुनना था। और क्या करते हैं काउंटी कैवोर, यहाँ पे जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है इसके खिलाफ अब ये अपनी डिप्लोमेसी शुरू कर देते हैं। थोड़ा अब मैं आपको पुराने वाले मैप में इधर लेके चलूँगा तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका ऑस्ट्रियन एम्पायर है इसके ऊपर है, ठीक है, यहाँ पे कहीं है, उस मैप में मैंने आपको यहाँ दिखाया था। यहाँ पहले समझ लीजिए इस मैप से कि एग्जैक्टली जगह कौन कौन सी है। ठीक है, ये आपका सर्दिनिया पीडमोंट है। ठीक, सर्दिनिया पीडमोंट है, यहाँ पीडमोंट लिखा नहीं है लेकिन आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे सर्दिनिया, ये पीडमोंट है, ये सर्दिनिया है। यहाँ पे एक जगह है सेवॉय, ठीक, यहाँ पे जगह है एक नीस। ठीक है, ये सेवॉय है, ये नीस है। ये क्या करते हैं काउंट कैवोर, ये अपनी टेरिटरी गिफ्ट कर देते हैं नेपोलियन तृतीय को, नेपोलियन थर्ड को, फ्रांस के जो राजा हैं। और इनको क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा होता कि फ्रांस एक ताकतवर देश था, कभी ना कभी इन टेरिटरीज को कैप्चर कर लेता, तो कैप्चर होने से पहले ही उन्होंने क्या किया, फ्रांस के जो राजा है उनको ये गिफ्ट कर दी। अब इससे बड़े खुश हो गए। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, जो पिएडमोंट जगह है यहाँ की एक राजकुमारी से नेपोलियन तृतीय की शादी करा दी। ठीक है, अब एक मैट्रिमोनियल टाई भी बन गया। अब जो नेपोलियन है वो पीछे नहीं हट सकते, इनको साथ देना ही पड़ेगा सर्दिनिया पीडमोंट का ऑस्ट्रिया के खिलाफ, ऑस्ट्रियन एम्पायर के खिलाफ इनको जंग में साथ देना पड़ेगा। अब काउंट कैवोर ने अपनी डिप्लोमेसी शुरू कर दी। यहाँ से बहुत ध्यान से सुनिए इन्होंने किस तरीके से यूनिफाइड किया। सबसे पहले इन्होंने लोम्बार्डी को अपने में मिलाया। क्या किया, यहाँ के लोगों को, लोम्बार्डी और वेनेशिया है, यहाँ के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया कि कहाँ तुम फॉरेन रूलर्स के अधीन रह रहे हो, तुम लोग इटालियन स्पीकिंग लोग हो, हम में शामिल हो जाओ, इटालियन लोगों में मिल जाओ आकर। ठीक है, तो यहाँ के लोग भड़क जाते हैं और विद्रोह शुरू कर देते हैं ऑस्ट्रिया के खिलाफ। ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रिया यहाँ धमकी देता है कि यहाँ के लोगों को भड़काओ मत, या अखबारबाजी ये सब बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जो काउंट कैवोर होते हैं वो बाज नहीं आते और फिर क्या होता है, जंग फाइनली हो जाती है। अब इस सब में जंग में फ्रांस इनका साथ देता है, जिसकी फ्रांस की मदद से क्या होता है, सर्दिनिया पीडमोंट
ऑस्ट्रिया जैसे बड़े एम्पायर को हरा देता है और लोम्बार्डी इनके में मिल जाता है। अब बारी होती है वेनेशिया की, लेकिन वेनेशिया इन्हें अभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया ने क्या किया, वो अपनी कुछ पॉलिटिकल सेटिंग्स बनाई और क्या किया, नेपोलियन तृतीय से बात कर ली, नेपोलियन थर्ड से, कि भाई आप इस युद्ध में से हट जाइए, इसमें क्या साथ मत दीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। तो वो खैर इनकी पॉलिटिकल सेटिंग बैठ जाती है। नेपोलियन थर्ड कहते हैं कि ठीक है भाई, मैं बीच में नहीं आऊँगा, आप जाने और सर्दिनिया पिएडमोंट जाने, ठीक है, हट जाते हैं। अब क्या होता है, जब लोम्बार्डी आज़ाद हो जाता है और सर्दिनिया पिएडमोंट में मिल जाता है, तो ये जो स्टेट्स हैं आपके, पार्मा, मॉडेना और टस्कनी, यहाँ के लोगों में भी विद्रोह शुरू हो जाते हैं होना। ठीक है, यहाँ भी लोग कहते हैं कि हम फॉरेन रूलर्स के जो पपेट रूलर्स हैं उनके अधीन नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये जो स्टेट्स हैं पार्मा, मॉडेना और टस्कनी, यहाँ पे ऑस्ट्रिया के ही पपेट रूलर्स रूल कर रहे थे। ठीक, जो ऑस्ट्रिया कहता था वही वो करते थे और इनके वेलफेयर के बारे में सोचते नहीं थे। तो ये क्या कहते हैं कि भाई हम ऐसे बादशाहों के रूल में नहीं रहेंगे, हमें भी सर्दिनिया पिएडमोंट के साथ मिलना है। यहाँ के लोग ऐसा कहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे अब फिर से शुरू हो जाती है, ठीक, दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर नेपोलियन थर्ड आते हैं और फ्रांस के राजा वो ये कहते हैं कि भाई ऐसा करो, तुम लोग झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, वॉर से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। एक काम करो, यहाँ के जो लोग हैं उनसे प्लेबिसाइड करा दो, इनसे क्या करो, वोट करवा लो कि ये किसके साथ जाना चाहते हैं, सेवॉय सर्दिनिया के साथ या फिर ऑस्ट्रियन एम्पायर के अधीन ही रहना चाहते हैं, उन्हीं रूलर्स के अधीन रहना चाहते हैं। जब वोटिंग होती है, काउंट कैवोर कहते हैं ठीक है वोटिंग करा लो। जब वोटिंग होती है तो लोग सर्दिनिया पिएडमोंट के फेवर में दे देते हैं, सर्दिनिया पिएडमोंट के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो काम हो गया कंप्लीट, लोमार्डी और ये सारे स्टेट्स इनके अधीन हो गए। अब काम शुरू होता है, क्या करते हैं, काउंट कैवोर अपनी थोड़ी सी आर्मी भेजकर पेपल स्टेट का हिस्सा भी, इतना हिस्सा अपने अधीन कर लेते हैं, जीत लेते हैं। ये सब काम कब करते हैं, ये यहाँ देख लीजिए 1858 से 60 तक ये चल रहा है। ये सारे स्टेट इन्होंने अपने में यहाँ तक मिला लिए हैं। ठीक है, देख लीजिए मैप के अंदर, ये लोम्बार्डी है, पार्मा, मॉडेना, टस्कनी, ये सब अपने में, पेपल स्टेट का कुछ हिस्सा भी अपने में मिला लिया। ये सारा जो है वो पोप्स के अधीन ही रहता है, इधर वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये किसके रहता है, पोप्स के अधीन रहता है। यहाँ तक ये एंट्री नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोप्स का रूल है और पोप्स को सपोर्ट कौन कर रहा है, नेपोलियन थर्ड। फ्रांस की आर्मी अपनी दे रखी है पूरी, क्योंकि अब फ्रांस पोप्स को क्यों सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये रोमन कैथोलिक लोग हैं और फ्रांस के अंदर भी रोमन कैथोलिक लोग रहते हैं, ठीक है, जो कि पोप्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर पोप्स को कोई क्षति पहुंचेगी तो पूरा फ्रांस आके खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए काउंट कैवोर यहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते थे अभी, यहाँ पे कब्जा अभी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर नेपोलियन नाराज़ हो गया तो भैया उनकी नाराज़गी इनसे बर्दाश्त नहीं कर मिलेगी। तो ये क्या करते हैं, कहते हैं अभी इसको छोड़ दो, अब एक काम करते हैं, ज़रा यहाँ पे चलते हैं, किंगडम ऑफ टू सिसलीज। ठीक है, ये जगह जो है वो सिसली है और इसे हम कहते हैं नेपाल स्टेट। ठीक है, ऊपर वाला पेपल स्टेट है, ये नेपाल स्टेट्स भी कहते हैं, इसे हम सिसली कहते हैं। अब यहाँ पे कौन है, स्पेनिश रूलर रूल कर रहा है एक बॉर्मन डायनेस्टी का। तो यहाँ पे ये सीधा अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ये नेपोलियन तृतीय जो हैं, थर्ड हैं, इनके रिलेटिव्स हैं, बॉर्मन डायनेस्टी वाले, ये इनके रिलेटिव्स हैं। अगर ये यहाँ पर अटैक करेंगे तो फिर नेपोलियन इनसे नाराज़ हो जाएगा। तो इसके लिए काउंट डी कैवोर ने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी बनाई। इन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई, क्या करो कि गिसेप गैरिबल्डी, मैंने आपको बताया था, जो कि रेड आर्मी, इनकी जो फोर्सेस थी, इनको रेड आर्मी भी कहा जाता है, ठीक है, रेड शर्ट्स के नाम से, सॉरी, रेड शर्ट्स के नाम से इनकी आर्मी थी। इनसे बात करते हैं, ये एक रिवॉल्यूशनरी थे और एक बहुत अच्छे वॉर जनरल भी थे। तो ये जब 1854 में वापस आते हैं इटली के अंदर, तो इनसे काउंट कैवोर बात करते हैं कि भाई ऐसा करो कि मैं तो यहाँ अटैक नहीं कर सकता हूँ और तुम्हारा मेरा मकसद एक ही है, इटली को यूनिफिकेशन करना, ठीक है, तो क्या करो, तुम एक रिवॉल्यूशनरी हो, तुमसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, तुम यहाँ रिवॉल्यूशन कर दो, यहाँ अटैक कर दो और इस हिस्से को जीत लो, पूरा किंगडम ऑफ टू सिसलीज को जीत लो, बोथ सिसलीज को यहाँ पे जीत लो। तो और तुम्हें जिसमें इस प्रोसेस में जो भी पैसा चाहिए, असला गोला बारूद जो भी चाहिए, वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तो ये कहते हैं ठीक है भाई। गिसेप गैरिबल्डी यहाँ पर एंटर करते हैं और पहले सिसलीज को जीतते हैं, फिर यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स होते हैं इनका सपोर्ट जीत कर इनको अपने साथ मिला के फिर इस एरिया को भी पूरा कैप्चर कर लेते हैं धीरे धीरे धीरे। लेकिन जब ये जीत जाते हैं इस एरिया को, तो उसके बाद क्या होता है, ये कहते हैं भाई अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। गिसेप गैरिबल्डी काउंट डी कैवोर से अलग हो जाते हैं, ठीक है,
कहते भाई अब हम तुमसे हाथ नहीं मिला सकते, ठीक। क्यों, अब ऐसा कर क्यों रहे ये, क्योंकि यहाँ बात हुई थी यूनिफिकेशन करके सबको एक कर लेंगे, लेकिन ये पलट क्यों गए, पलट इसलिए गए क्योंकि ये गिसेप मैज़नी के फॉलोअर थे, और मैज़नी क्या चाहते थे, एक इटालियन रिपब्लिक बनाना चाहते थे। वो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चाहते थे, यहाँ पे राजा का रूल नहीं चाहते थे, वो चाहते कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर बने, जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट चुन कर आए। लेकिन काउंट डी कैवोर क्या चाहते हैं कि मोनार्कियल रूल रहे यहाँ पर, ठीक है, यूनिफिकेशन होने के बाद। तब क्या होता है, अब किससे जो काउंट डी कैवोर होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और वो नेपोलियन थर्ड से कहते हैं कि भाई देखिए यहाँ पर एक रिवॉल्यूशनरी एंटर कर गया है, जिसने आपके जो रिलेटिव्स हैं स्पेनिश रूलर हैं उनको यहाँ से अबदस कर दिया, हटा दिया है। तो अब क्या करें हैं, मुझे यहाँ परमिशन दीजिए अपनी आर्मी ले जाने की, मैं इन पर अटैक करूँगा और इन सबको यहाँ से खाली करवा दूंगा। तो ये कहते हैं ठीक है, नेपोलियन थर्ड मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन एक बाधा थी कि अगर अपनी आर्मी लेके यहाँ से ये चलते तो यहाँ पे जो आर्मी नेपोलियन थर्ड की थी जो रोम को प्रोटेक्ट कर रही थी वो अटैक कर देती। तो इन्होंने पोप्स को भी समझा दिया कि भाई ऐसा है, आप लोग इनको आर्मी ले जाने के लिए जगह दीजिए, अटैक मत करना, क्योंकि जो रोमन लोग थे, जो पोप्स थे, वो काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पे भी अटैक कर दें। तो ये नेपोलियन थर्ड ने समझा देते हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा, आप लोग इनको रास्ता यहाँ से दे दीजिए यहाँ पर अटैक करने के लिए। तो कहते हैं ठीक है, जगह इनको दे दी जाती है। ये अपनी आर्मी लेके यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, और जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचते हैं तो जैसे गैरिबल्डी कहते हैं ठीक है यार, वॉर कहीं कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा मेरा मकसद तो एक ही है, यूनिफिकेशन का, ठीक है, तुम इसको अपने में मिला लो और यूनिफाइड हो जाओ। बहुत बढ़िया, 1860 में आके ये एक हो जाते हैं। अब क्या होता है, 1861 में काउंट डी कैवोर की हो जाती है डेथ, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था कि लोग कहते हैं कि स्ट्रेस के चलते ही इनकी महज 50 ईयर्स की एज में ही इनकी डेथ हो गई। इतना ज़्यादा इन्होंने काम किया इटली को यूनिफाइड करने में कि स्ट्रेस के चलते इनकी डेथ हो गई। अब बचा क्या है भाई, बचे हुए स्टेट्स हैं वेनेशिया और ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये और ये 1866 में जो है इनके पास आएगा, और ये 1870 में। अब क्योंकि काउंट डी कैवोर की तो हो गई थी डेथ, तो विक्टर इमैनुअल टू काफ़ी सारी डिप्लोमेसी सीख चुके थे, और ये क्या करते हैं, मौके का इंतज़ार देखते हैं। और 1866 में क्या होता है, ऑस्ट्रिया की प्रूशिया की तनातनी चल रही थी, मैं आपको बता चुका हूँ जर्मन यूनिफिकेशन में किस तरीके से दोनों में वॉर चल रहा था। तो ये इस बात का फ़ायदा उठाते हैं, क्या कहते हैं विक्टर इमैनुअल टू कि भाई ऐसा करते हैं, हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं प्रूशिया से, कहते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क के, प्रूशिया के जो चीफ वाइस चांसलर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उनसे कहते हैं कि हम एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, अगर जब कभी भी आपका ऑस्ट्रिया से वॉर होगा प्रूशिया का, तो मैं आपका साथ दूंगा जंग में, ठीक है, या मेरा अगर होता है तो आप मेरा साथ दीजिएगा, ठीक, लेकिन इस शर्त पे कि जब भी ये जंग होगी तो उसमें वेनेशिया जो है वो हमें दिया जाएगा जीतने के बाद। बोले ठीक है। 66 में ये वॉर हो जाता है, और ऑस्ट्रिया को प्रूशिया हरा देता है जंग में, साथ देता है सर्दिनिया पेडमोंट। फाइनली वेनेशिया भी इनके अंडर में आ जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, कुछ साल बाद ही अब 1870 में जाकर फ्रांस की और प्रूशिया की जंग हो जाती है। मैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आपको बता चुका हूँ, बार बार कह रहा हूँ। तो वहाँ पर इनकी, आपने अगर वो नहीं देखा लेक्चर तो पहले उसको देखिएगा, फिर ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऑटो वॉन बिस्मार्क नेपोलियन थर्ड को हरा देते हैं, यानी प्रूशिया जब फ्रांस को हरा देता है, और नेपोलियन थर्ड को बंदी बना लेते हैं। जब बंदी बना लेते हैं तो क्या होता है, अब बंदी बनाने के बाद जो यहाँ पे इनकी फोर्सेस थी जो रोम को प्रोटेक्ट कर रही थी, पोप्स को प्रोटेक्शन दे रही थी फ्रांस की फोर्सेस, वो वापस बुला ली जाती हैं। सर्दिनिया पेडमोंट के पास बहुत बढ़िया मौका आ जाता है। विक्टर इमैनुअल टू क्या करते हैं, यहाँ पे भी अपनी फोर्सेस दाखिल कर देते हैं, यहाँ पर घुसड़ देते हैं अपनी फोर्सेस, और क्या करते हैं, पूरा का पूरा जो पैपल स्टेट है वो इनके अधीन हो जाता है, अंडर में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर रोम के अंदर एक जगह है वेटिकन सिटी, बहुत छोटा सा एक शहर है जहाँ पर महज 2 से 2,500 लोगों की आबादी है। यहाँ पे रूल किसका है, पोप्स का ही है आज भी। ये कहते हैं जो ये जगह है वेटिकन सिटी, इस पे आप अपना रूल रखिए, ये हम आपसे नहीं ले रहे हैं। जैसे आप एक कंट्री की तरह चलाते थे, वैसे एक कंट्री की तरह, एक देश है छोटा सा ये, वैसे ही इसको चलाते रहिए, यहाँ पे पूरी तरीके से आपका रूल है। ऐसा इन्होंने क्यों किया, इसको पूरा अपने अधीन क्यों नहीं किया विक्टर इमैनुअल टू ने, क्योंकि अगर ये इसको अपने अधीन कर लेते तो जितने भी कैथोलिक चर्चेज हैं दुनिया के भर के, वो सब इनके खिलाफ हो जाते, जगह जगह विद्रोह शुरू हो जाते और इन पे अटैक हो सकता था। तो इसलिए इन्होंने
पोप्स की अथॉरिटी को कम नहीं किया, उनको वहाँ पे एक जगह रिजर्व करके दे दी गई वेटिकन सिटी के नाम से, वहाँ पे आज भी उनका रूल है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा आप देख लीजिए किस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन होता है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और अभी के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।